मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 5 में आज चर्चा होने वाली है क्वेश्चंस की, और वो भी ग्राफ के ऊपर बेस्ड। मतलब जाहिर है थोड़ी ग्राफ की रिवीजन होनी है और उसके ऊपर मेनली क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके डिस्कशन होनी है। हालांकि ग्राफ के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई होप आपने उसको देखी होगी। सारी डिटेलिंग उसमें मैंने कर रखी है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है, सर्कल, एलिप्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ चाहे वो साइन कॉस टेन के हों, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो, लॉगरिथमिक ग्राफ हो, वो सारी चीजें वहां बता रखी हैं बहुत डिटेल में। आई होप आपने उसको देख लिया है। नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप फिर से एक बार उसको देख लेना। अब आज का पॉइंट ये है कि उस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस किस तरीके से। तो वैरायटी तो बहुत ज्यादा है, उनमें से मैंने 6-7 क्वेश्चन पिक करे हुए हैं जो आपकी मैक्सिमम क्लैरिटी आपको देने वाला है। तो अब शुरू करने से पहले एक शॉर्ट रिकैप जरूरी है एक बार फिर से, ताकि ग्राफ को एक बार फिर से आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएं, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है। खैर, जब भी कोई ग्राफ बनाना हो, मान लो कोई रिलेशन है y और x का, तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि अगर y x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, और इसी में अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो तो ऐसा वाला ग्राफ बनता है। ये सर नो। तो आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी है कि सिंगल पावर 1 होगी, अगर यहाँ x की पावर 1 होगी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है। हालांकि इसमें मैंने कुछ इंटरसेप्ट वाली थ्योरीज भी बता रखी हैं कि सपोज अगर y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपने एक कांस्टेंट ले लिया mx, और कोई अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो थोड़ा ऊपर से शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा नेगेटिव इंटरसेप्ट है, लाइक इसी में y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, तो इसका ग्राफ यहाँ x के साथ पॉजिटिव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंटरसेप्ट माइनस है, तो माइनस से शुरू होकर ऐसा पहुंच जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके के ग्राफ हम लोगों ने किए हुए हैं। इंटरसेप्ट की थ्योरी नेगेटिव प्रोपोर्शन में है और पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, लाइक मान लो y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, तो यानी कि प्लस 10, ये इंटरसेप्ट प्लस 10 है और माइनस टाइम्स ऑफ एक्स है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स प्लॉट किए हुए हैं, उसको समझा भी हुआ है कि स्ट्रेट लाइन क्या है, किस तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। ओके, ऐसा ही मैंने आपसे कहा था कि अगर मेनली स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये 3 ग्राफ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करूं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो आपको पता है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इजंट इट? इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ ऐसा होता है। तो क्वेश्चन के पहले ये प्रीकैप जरूर देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। हालांकि इसमें पावर अगर ज्यादा हो, जैसे सपोज कि y इज इक्वल टू y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, तो ये ग्राफ ऐसे ना बन करके थोड़ा ऐसे बन जाएगा। क्यूब हो तो ऐसा बन जाएगा। तो मैं अभी इसको सिंगल ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। उससे पहले अगर मान लिया आपके पास है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर यानी स्क्वायर टाइम्स हो, तो इसका ग्राफ कुछ पैराबोलिक ऐसा बनता है। इसी में उल्टा अगर y का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, तो ये भी पैराबोलिक ग्राफ ही है, लेकिन कुछ ऐसा बनता है। तो ये आई होप आपको इन सारी बातों की बेसिक क्लैरिटी है कि आखिर ये ग्राफ कैसे होने हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है। ऐसे ही मान लिया कि हमारे पास जैसे माइनस एक्स का ग्राफ बताया, ऐसे ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर ग्राफ है, लाइक y इज इक्वल टू साइन एक्स है, यानी कि साइन ऑफ एक्स y के बराबर है, और एक तरफ x रखना है एक तरफ y, तो आपको पता है कुछ ऐसा ग्राफ बनना है। अगर कॉस में होता तो 1 से शुरू होता, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ग्राफ ऐसा ही रहता, लेकिन ऐसा हो जाता। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। ये सर नो, कॉस एक्स। 10x होता तो आपने शायद पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा हो जाता, y वर्सेस x, और तब जब y इज इक्वल टू क्या हो, 10x हो। तो ये अलग अलग तरीके के ग्राफ हम लोगों ने थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं। सर्कुलर इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कुलर ग्राफ कुछ इस तरीके से। ये सर नो, अगर ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो रही हो तो आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसे ही अगर एलिप्टिकल है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन में कहीं कोई है तो एलिप्टिकल ग्राफ बनेगा, और इस तरीके का रिलेशन होते ही
आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा। कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा, राइट। इसी में अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ है y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स या e टू द पावर एक्स, तो आपने पढ़ा हुआ है इस तरीके का ग्राफ होगा और इनफाइनाइट टाइम्स में ये जाकर के मिलेगा। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। एक बार फिर उसको रिवाइज कर लीजिए। मोटे मोटे तौर पर मैंने स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा, पैराबोलिक, स्क्वायर पावर, इनवर्स पावर, ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक मैं आपको दिखाता हूं, एक बढ़िया सी बात आपको बताता हूं ग्राफ के अंदर, जो आपको मजा आएगा सुन के। अगर कभी ये वाला ग्राफ है तो इसमें कंफर्म है x की पावर 1 है। अगर 1 से थोड़ी ज्यादा है तो ग्राफ थोड़ा ऊपर हो जाएगा, x की पावर 1.5 सपोज। अगर ऐसा हो रहा है y x का स्क्वायर है और ऊपर होगा y x का क्यूब है, ऐसे ही y x की पावर इनफाइनाइट है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब 1 है तो सीधा सीधा, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी राइट साइड की, वैसे वैसे ही ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। और अगर 1 से थोड़ी कम होगी तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाएगा, y x टू द पावर 0.5 मान लो, ये होगा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0.2 मान लो। और अगर सीधा सीधा जा रहा है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 0 मान लो। तो 0 से सफर शुरू होता है इनफाइनाइट तक, ये 0, ये थोड़ा और बड़ा, ऐसे करते करते 1 का स्ट्रेट, और फिर ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो यहां से ये नीचे स्ट्रेट लाइन सिर्फ 1 पे होगा, और जैसे जैसे पावर बढ़ेगी ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अच्छा जी, अब 0 से छोटी वैल्यू आ जाओ नेगेटिव में। तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर नेगेटिव 0.5, होल्ड करिएगा, एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ रही है, सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं। खैर, तो मेन मुद्दे की बात क्या थी, हम लोग यहां शुरू कर रहे थे 0। अब मान लिया 0 से छोटा हो जाए, अभी तो ये 0 से बड़ा था, 0 से छोटा होने का मतलब 0.5। तो ये क्या, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इनवर्स में, पॉजिटिव x टू द पावर 0.5, यस और नो, 0.5। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे नेगेटिव में ग्राफ जाएगा तो ये इनवर्स कहा जाएगा, इनवर्स। और इनवर्स में फिर कहानी क्या होगी, ये वाली तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 0 थी, अब ये वाला ग्राफ हो जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर -0.2 मान लो, ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -0.5 मान लो, ये सर नो, -0.5। ऐसे ही और थोड़ा सा बड़ा ऐसा हो जाएगा, जिसमें इनिशियल गैप सेम होगी यहाँ, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1। इसी को तो आप इनवर्स कहते हो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो उस ग्राफ को ऐसा कहते हो। और थोड़ा बड़ा हुआ, इसको मैं अब ऐसे इस रिलेशन के साथ दिखता हूँ, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा x क्यूब, और ये जो फाइनल वाला हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर इंफिनिटी। तो जो सबसे ज्यादा काम आने वाला ग्राफ है उसको मैंने 2 लाइनों में बता दी हैं, ताकि आप थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग जब भी कभी फिगर आउट करना हो, किसी ग्राफ का नेचर बताना हो, तो इस वैल्यू, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप सेट कर सको। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली, इसको आप अपने नोटबुक में बना करके रखना, ताकि क्योंकि कई बार बेसिक प्रिंसिपल्स के अलावा कॉमन सेंस लगाने का ज्यादा चलता है, तो अगर एक बार आपने कॉमन सेंस वाली बात दिमाग में रखी है तो आपको काफी ज्यादा चीजों पे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हुई, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला और बाकी सारी चीजें भी, और बाकी आप ग्राफ तो देख ही रहोगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता हूं, एंड दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या हुआ करता था। तो ग्राफ में आपको तो पता ही है, ग्राफ डाटाज इंफॉर्मेशन को शो करने का तरीका है, और जो भी वैल्यूज गिवन होती हैं वो डायरेक्ट डेरिवेटिव से आप इंफॉर्मेशन का पता करते हो कि इस वक्त क्या सिनेरियो है। पर ग्राफ मेन डाटाज के साथ साथ 2 बातें और बताता है। फॉर एग्जांपल, मान लिया हमारे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कुछ ग्राफ, कुछ रिलेशन ऐसा है, तो ये वाला है इनिशियल वेलोसिटी u, फिर यहां फाइनल वेलोसिटी v, ये टाइम t। तो एक्टिव इंफॉर्मेशन देखो, ग्राफ में 2 तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इंफॉर्मेशन क्या क्या है, u है, v है और t है, इजंट इट, u है, v और t, जो कि साफ साफ हमें दिख रहा है कि इस टाइम में u से v तक
इंफॉर्मेशन मतलब सॉरी बॉडी ऑब्जेक्ट पहुंचा है। तो यू, वी और टी को आप कहोगे एक्टिव इंफॉर्मेशन, राइट। इसके अलावा भी आपने एक चीज सीखी है, क्या? ये एक्सेलरेशन भी बता सकता है ये ग्राफ। उसके लिए क्या करना होगा, इस ग्राफ का स्लोप निकालना होगा। स्लोप यानी स्लोप का मतलब टेन थीटा, स्लोप का मतलब टेन थीटा, जिसको कि आप वी माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हो, वी माइनस यू अपॉन सॉरी टी लिख सकते हो। तो क्या इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है? साथ में आपने थोड़ा और सीखा है कि इस ग्राफ का जो एरिया होता है, किसी भी ग्राफ का जो एरिया होता है, तो पहली चर्चा तो स्लोप की है। दूसरा क्या होता है, किसी भी ग्राफ का एरिया वो भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो वो भी हमने सीखा है। यहां जो एरिया होगा, क्या वो डिस्प्लेसमेंट का आइडिया दे देगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का, इजंट इट? तो मतलब ग्राफ में ही, डिफरेंशिएशन में, इन दोनों जगहों पर मैंने बता रखा है कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो स्लोप डिविजनल फैक्टर के बारे में आइडिया देता है। डिवाइड होकर के जो चीजें बनती हैं, जैसे जैसे अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो v बाई टी यानी चेंज इन v बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या v बाई टी को डिवाइड करने वाला फैक्टर एक्सेलरेशन है, तो स्लोप क्या करेगा, स्लोप डिविजनल फैक्टर का आइडिया देगा। ऐसे ही जो दूसरा सिग्निफिकेंस है वो है किसी भी ग्राफ का एरिया। एरिया क्या बताता है, तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले से याद होगी, पर फिर भी रिवाइज कराना मेरा काम है। मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, मल्टीप्लिकेटिव कैसे, आप कहीं पे भी देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो v और t से एरिया निकलेगा और v और t डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो कहीं ना कहीं एरिया किस चीज के बराबर है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर के बराबर है। तो आपने ग्राफ को शॉर्ट रिकैप लिया, आपने ग्राफ के सिग्निफिकेंस का एक शॉर्ट कैप लिया, तो आई होप आपको क्लैरिटी है। अब मेन मुद्दे की बात कि आखिर इसके ऊपर क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हमारा मेन टारगेट क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 6-7 क्वेश्चन कराने वाला हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आसान थोड़े ट्रिकी, सारी तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप उसमें देखिए। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जितनी प्राइमरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको इंक्लूड किया जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये ग्राफ आई होप आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। इसमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और इन्होंने पूछा है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बताओ। बहुत ही बढ़िया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए। अभी मैंने कहा था कि क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आइडिया देता है, इजंट इट? अभी तो हमने बात करी है। इसका मतलब हमें इन ग्राफ का क्या निकालना होगा, इस पार्ट का एरिया निकालना होगा, सारे पार्ट्स का। अच्छा कमाल की बात है, जो ऊपर वाले हैं वो पॉजिटिव होंगे और जो नीचे वाले होंगे वो नेगेटिव होंगे डिस्प्लेसमेंट्स के रिस्पेक्ट्स में। डिस्टेंस में तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना होता है, सिंपली सिंपली सबको जोड़ देना होता है। तो अभी सबका एरिया निकालना है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में है ये कहानी, तो चारों का एरिया निकालना है, 2 3 और 4। डिस्टेंस में सबको जोड़ देंगे और डिस्प्लेसमेंट में नीचे वालों को माइनस कर देंगे। तो अब देखिए ये लेंथ 8 है और ये 2 है, तो सीधा सीधा लिख दूं a1 की वैल्यू 8 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 16, इजंट इट? और वो भी प्लस में। ठीक है, आइए एरिया 2 की बात करते हैं। एरिया 2 में 2 से 4 तक ये 2 है और ये 4 है, 4, तो 4 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा -8। इतना सा काम करना है। यहां से देखिए 4 से 8 तक यानी ये है 4 और ये भी 4, क्योंकि इसके ठीक सामने वाला पॉइंट 4 है, तो 4 इंटू 4 यानी जो A3 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +16। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वेलोसिटी है। अब आ जाइए नीचे, नीचे 4, ये वाली लेंथ 4 है और 8 से 10 ये 2 है, तो 4 और 2 8, यानी जो A4 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -8। आई होप आपको क्लियर है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो 16 + 16 32 -16, तो बचा 16, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 16, सिंपली। अब आ जाइए डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो चारों को जोड़िए, 16 + 16 32 और +16, ये सब जुड़ता है डिस्टेंस के अंदर, तो 48, तो ये हो जाएगा 48।
तो 16:48 यानी कि 1:3 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा 1:3 थर्ड ऑप्शन है, सीधा सीधा इसको चूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक ग्राफ था, जिसमें जैसा हमने सिग्निफिकेंस बेस्ड बातचीत करी पहले वाले में देखा, बिल्कुल ऐसा ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसके अंदर रेशियो निकालना है। 2023 में ही ये क्वेश्चन आया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2021 में आया हुआ है। पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। तो बताइए वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है? सिंगल पावर। इसका मतलब ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। कौन कौन से ग्राफ में वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट है? इसमें नहीं है। थोड़ा सा इसकी बैक टिप में ब्लैक कर देता हूँ ताकि काटने में आसानी, या कोई और कलर लेते हैं थोड़ा डार्क इस कलर। ओके, तो ये वाला हो जाएगा, इजंट इट? ये वाला भी स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्रॉस है। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा गलत। ये सर नो, ये क्या हो जाएगा? देखिएगा एक सेकेंड, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये और ये, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। दूसरा, पोजीशन टाइम पे आ जाइए, तो x इज इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताइए x और t का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर x का t के साथ कैसा रिलेशन है? तो पैराबोला। स्क्वायर पावर है, स्क्वायर पावर का मतलब इसका रिलेशन कैसा होता है? x और t का पैराबोलिक होता है। अब पैराबोलिक के ऑप्शन दोनों हैं, तो ये दोनों तो कट गए पहले ही। तो बच्चा इनमें और इनमें से, जिसमें से ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी है। तो अब बात आ जाएगी कि इसमें जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है तो ये वेलोसिटी इंक्रीज होती है और यहाँ डिक्रीज दिखा रहे, तो इसका मतलब ये ग्राफ पहले ही गलत हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है कि उसका ग्राफ कैसा होने वाला है? उसका ग्राफ ऑब्वियस है कि कैसा होने वाला है? पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब पॉजिटिव कोई वैल्यू होगी और फिक्स रहेगी, ना तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो ये तीसरा ग्राफ जो कि थर्ड वन है। तो आई होप आपको ये वाली कहानी क्लैरिटी के साथ समझ आ गई। तो एक बार फिर समझ लीजिए, वेलोसिटी टाइम, टाइम की पावर वन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हमने प्लॉट कर लिया कि वेलोसिटी टाइम ऐसा होना चाहिए। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में x का t के साथ स्क्वायर, तो इसका मतलब पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, तो ऐसा बनना चाहिए। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ना बढ़ेगा ना घटेगा, समय के साथ जो भी उसकी वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन ही चलेगा। इन तीनों को मिक्स करके ग्राफ कौन सा आ रहा है? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये बात कहानी कहीं ना कहीं क्लियर है। आसान सा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसे कैसे होते हैं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, यानी सेम मोशन को शो किया जा रहा है, मतलब ये सारे ग्राफ चाहते हैं। वन ऑफ देम डज नॉट, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, यानी एक इसमें से गलत बता दिया। बताइए वो कौन सा है? चलिए देखिए, किसी एक को पिक कर लीजिए, रैंडम किसी एक को पिक कर लीजिए। सबसे आसान वाला पार्ट हमें ये दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है समय के साथ, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्लोप है, पर वेलोसिटी का टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? नेगेटिव प्रोपोर्शन, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव में है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब घट रहा है। चलो ठीक है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, क्या यहाँ भी रिटार्डेशन हो रहा है? यहाँ भी वेलोसिटी घट रही है पोजीशन के साथ, तो ये भी रिटार्डेशन को शो कर रहा है, ये भी रिटार्डेशन को शो कर रहा है, दो तो शो कर रहे हैं। अब इसका और इसका देखिए, अब रिटार्डेशन में पोजीशन टाइम का रिलेशन कैसा होता है, थोड़ा वो भी देखना है। अब जब रिटार्डेशन की बात आएगी तो ऑब्वियस है कि x इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस टी स्क्वायर से। तो एक तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो या तो आपको ये वाली बात पता हो, नहीं तो आप कॉमन सेंस से भी इसको फाइंड आउट करते हैं। जरूरी नहीं कि आप मैथमेटिक्स पे ही जाएं। मान लो मैथमेटिकली कई बार आपका सेंस बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप कॉमन सेंस पे भी जा सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर अपनी वेलोसिटी रिड्यूस कर रहा होगा तो शुरू में एक सर्टेन टाइम में वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने ही टाइम टी में अब कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
उतने ही सेम टाइम टी में वो और भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो शुरू में बहुत ज्यादा सेम टाइम टी में पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज होगी, बाद में सेम टाइम टी में और कम, बाद में और कम। इसका मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है। और इसी ग्राफ में अगर ऐसा होता, इस तरीके का ग्राफ होता, तो ये इस बात की इंफॉर्मेशन बताता है कि शुरू में डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रही है, बाद में सेम टाइम टी में और ज्यादा, उसी सेम टाइम टी में और भी ज्यादा। इसका मतलब जब ऐसा वाला ग्राफ हो तो समय के साथ डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होती है। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ऐसे भी कॉमन सेंस से लिंक कर सकते हो। तो खैर ये भी ग्राफ रिटार्डेशन को शो कर रहा है। ठीक है जी। अब ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें पॉजिटिव ऐसा वाला ग्राफ है इस तरीके का, ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होता है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो अब ये तीनों माइनस ए और माइनस ए को शो कर रहे हैं, और ये भाई साहब पॉजिटिव ए को शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाले भाई साहब गलत हैं, इनकरेक्ट है, सेम ऑर्डर में नहीं है। तो ये आप पिक कर लेंगे, ये गलत है। तो आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी मिली कि कैसे ऐसे ग्राफ्स को इजिली सिग्निफाई किया जा सकता है। चलिए आइए थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर दिख रहा है। 2005 में आया है, 2000 प्रोबेबली 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सेम, मतलब 2021 में भी ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। इसमें इन लोगों ने ऐसा ग्राफ दे रखा है, और ये वी नॉट है और ये एक्स नॉट है, और पूछा क्या है, एक्सेलरेशन का एक्स के साथ रिलेशन कैसा होगा, ए वर्सेस वर्सेस एक्स का ग्राफ बताओ। चलिए ठीक है, थोड़ा इस पहले ग्राफ को लिखना सीखिए। ग्राफ को लिखना पता होना चाहिए। एक बात तो समझ आ रही है कि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रहा है एक्स घट रहा है, यानी एक बात कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। प्रेजेंट इट, समझ आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि x बढ़ रहा है तो v घट रहा है, यानी नेगेटिव प्रोपोर्शन में ग्राफ है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका स्लोप कितना, m कितना, y इज इक्वल टू mx प्लस c में m कितना, तो m का मतलब दिस अपॉन दिस, तो v कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस m, कांस्टेंट की जगह m लिखते हैं हम, तो माइनस में क्योंकि x माइनस में है, और स्लोप कितना हो जाएगा v नॉट और अपॉन एक्स नॉट, परपेंडिकुलर बाई बेस, और टाइम्स ऑफ कितना x, और साथ में एक इंटरसेप्ट भी है। जब x जीरो है तो ये पॉजिटिव v नॉट है, तो इसको लिख सकते हैं v नॉट। तो इस तरीके से आप v की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक बार फिर समझिए, इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए, बिना इक्वेशन लिखे आप नहीं कर सकते। हमें ये आइडिया लगा कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है v घट रहा है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। अब इस रिलेशन को चाहो तो माइनस के एक्स लिख सकते हो, k की जगह आपको पता ही है कि आप m लिखते हो, स्लोप माइनस एम एक्स। लेकिन ये ग्राफ अगर ओरिजिन से शुरू होता तो ये वाली कहानी सही थी, पर ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो जब x की वैल्यू जीरो है तब v की वैल्यू v नॉट के बराबर है, इसीलिए यहाँ v नॉट इंटरसेप्ट आएगा और यहाँ लिखा गया। तो आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी है कि v का फॉर्मूला, v के लिए इक्वेशन कैसे लिखे, क्योंकि जितनी भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। स्लोप के लिए दिस डिवाइड बाई दिस कर लो, अब बाकी कहानी तो आपको पता ही है, इंटरसेप्ट। तो उम्मीद करता हूं कि पहले आपको इक्वेशन समझ आ गई। अब a और x का रिलेशन निकालना है, तो समझिए a का स्टैंडर्ड फॉर्मूला dv बाई dt हर बच्चे को याद है, पर इसका दूसरा वर्जन जिस दिन मैं बता रहा था उसी दिन बोला था, इवन काइनेमेटिक्स इक्वेशन के प्रूफ वाले दिन ही, कि इसका एक रिलेशन हमें और याद रखना है, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। जब v और x के बीच में रिलेशन गिवन हो, v x का फंक्शन हो, तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना। अब ये कहां से आया होगा, तो जब आप इसी रिलेशन में dv बाई dt में x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो dx बाई dt चेन रूल लगा करके, तो फिर a इज इक्वल टू इस dx को इधर ले लो, तो dv बाई dx, और ये हो जाएगा dx बाई dt, और dx बाई dt को v लिख सकते हैं, तो v dv बाई dx लिखा जा सकता है। तो जब भी v और x के फंक्शन में हो तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन के प्रूफ करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आता है। इवन नॉर्मल भी क्वेश्चंस में कई बार vx के फंक्शन में दिया होता है और आपको एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाता है। तो जितना ये इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ही ये इंपॉर्टेंट है जेई और नीट एडवांस लेवल में जितने भी
जगहों पे है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। ऑब्वियस है v x का फंक्शन है, तो हमारे को इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो a इज इक्वल टू v को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। तो जब आप v को एज इट इज छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट टाइम्स ऑफ x, और साथ में प्लस वी नॉट, ये तो हो गया v। अच्छा जी, अब इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है x के टर्म में, तो ये v नॉट कॉन्स्टेंट x नॉट कॉन्स्टेंट, तो ये वाला टर्म आ जाएगा माइनस, पहले वी नॉट अपॉन एक्स नॉट कॉमन होके बाहर आ जाएगा, यस और नो, और डी बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, यस और नो, ये कांस्टेंट वैल्यू हो तो बाहर, और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू तो 1 ही होती है, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 ही होता है, तो ये पूरी वैल्यू इतनी आ जाएगी, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि दो टर्म है तो पहले इस टर्म का डेरिवेटिव फिर इस टर्म का, ये कांस्टेंट है तो 0, और इस टर्म में ये कांस्टेंट है तो बाहर, और x का तो 1 ही होता है, या x टू द पावर 1 का तो 1 ही होता है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, और प्लस वी नॉट का वी नॉट से यानी माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, यहां a आ रहा है x पॉजिटिव x के साथ, a कैसा आ रहा है पॉजिटिव x के साथ, तो a पॉजिटिव x के साथ आ रहा है, तो इसका ग्राफ तो ऑलवेज ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप में, लेकिन इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि ये शुरू कहां से होगा, कहीं नीचे से, और ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप के साथ। इंटरसेप्ट नीचे, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, तो माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, सॉरी पॉजिटिव स्लोप के साथ ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव में आ रहा है, इंटरसेप्ट नेगेटिव में आ रहा है। तो आई होप आपको इस बात की क्लैरिटी मिली कि पहले v की इक्वेशन निकालनी है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालना है, और उससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन, सॉरी शुरू करते हैं। हाँ, तो बातचीत हो रही थी कि क्या ऑप्शन में है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, नेगेटिव स्लोप के साथ और पॉजिटिव स्लोप के साथ नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ, पहला वाला ही ग्राफ आपको दिख रहा है। तो ये एक अच्छे क्वेश्चंस में से एक कहा जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले रिलेशन बनाना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, और फिर एक्सेलरेशन लगाना है। जब आप पहली बार कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट स्टिल जब जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी कहानी आसान हो जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन देखें। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये 2021 में ही आया हुआ है, और इसमें वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दे रखा है, मतलब v वर्सेस एक्स दे रखा है, v वर्सेस एक्स दे रखा है, ठीक है, और पूछा है कि डिस्क्राइबिंग द मोशन। अब इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस, मतलब ऑलमोस्ट सेम पिछली बार जैसा ही है, तो एक बार समझिए कि आपका ट्रायल हो जाएगा, जो आपने अभी सीखा है उसमें और इस वाले में थोड़ा ट्रायल हो जाएगा। चलिए आइए देखें, फिर से देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आई होप आपको ये फिगर दिख रही है, 10 है, 50 है, और ये 200 है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के दिख रहा है? सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, x के है, तो v इज इक्वल टू क्या, सीधा सीधा लिख सकते हैं mx, और इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव, तो क्या mx प्लस c लिखा जा सकता है। तो आइए थोड़ा रिलेशन लेते हैं। सबसे पहले तो बताइए m की वैल्यू, स्लोप, तो स्लोप के लिए ये वाली वैल्यू देखिए 200, मतलब अगर आपको स्लोप निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, ये वाली वैल्यू देखनी है, ये वाला, तो ये वाली वैल्यू ओवरऑल कितनी है, ये पूरा 50 है और ये पूरा 200 है, तो 50 में से 10 माइनस कर लीजिए, तो हो जाएगा 40 और डिवाइड बाई 200। फिर से इसको थोड़ा यहाँ प्लॉट करके दिखाता हूँ। अगर कोई वैल्यू ऐसी है और आपको थीटा निकालना है, तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अगर ये 10 है और ये 50 है, तो ऑब्वियस है कि ये जो ठीक सामने वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40, इजंट इट, और जो बेस हो जाएगा वो कितना है, 200, क्योंकि यहाँ कौन सा मार्क बना हुआ है, 200 बना हुआ है। आई होप क्लियर हुआ। तो जो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी वो 40 डिवाइडेड बाई 200 टाइम्स ऑफ x, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, तो +10। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x बाई 5,
क्योंकि इससे काट लोगे तो 1/5 टाइम्स जाएगा और प्लस 10। ये हो गई वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन, इजंट इट। अब अगर वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन दिया हुआ है और इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसके बाद कैसा है, यूनिफॉर्म। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर v का x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो a का x के साथ कैसा रिलेशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में a और x पूछा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि a का फॉर्मूला होता है dv/dx, इजंट इट। तो a इज इक्वल टू v, तो एज इट इज छोड़ दीजिए आप, ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए तो 1/5 बाहर आ जाएगा और d/dx x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जा सकता है 1/5 एंड d/dx 10 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। अब 1/5 लेकर के जो फाइनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी 1/5, यहाँ आएगा तो x/25 और प्लस 1/5 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 2। तो जो एक्सेलरेशन की फाइनल इक्वेशन हो गई वो ये वाली हो गई x/25। अब सबसे पहले बताइए a का x के साथ क्या रिलेशन है, क्या सिंगल पावर के साथ है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये है, बहुत बढ़िया, C और D, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक, अब इंटरसेप्ट देखिए 2 है, तो क्या इनमें से 2 कौन सा है, तो ये भी 2 है और ये भी +2 है, ओहो, तो यहाँ दोनों है, इसका मतलब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब ये दोनों ग्राफ तो सिमिलर है, सेकंड पार्ट में डिफरेंस है, तो सेकंड पार्ट विल बी जजमेंशियल पार्ट। अब सेकंड पार्ट में यहां दिखाया गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है उसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, गलत हो जाएगा। यहां एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि मीन पोजीशन के ऊपर ऐसे मोटी लाइन बनी है, तो ये ग्राफ सही हो जाएगा क्योंकि यहां सेकंड पार्ट में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0 है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट, क्योंकि a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होता है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया, ये कुछ कुछ पीछे जैसा ही था जैसा हमने पीछे इसके करा हुआ था। सो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और होप कि आपको ये प्रॉपर विजिबल होगा, दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h एंड आफ्टर फ्रीली फॉलिंग ऑन ए वुडन फ्लोर रिबाउंड्स एंड रिचेस टू h/2। तो मैं थोड़ा इस सीन को बना देता हूँ, हो सकता है कि आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो एक वुडन फ्लोर के ऊपर ये h हाइट से गिरता है और फिर यहां से रिबाउंड करता है, वापस यहां तक पहुंचता है, ऐसे रिबाउंड करता हुआ h/2 हाइट तक वापस पहुंचता है, ये सर नो। तो क्वेश्चन पूछा है कि द वेलोसिटी वर्सेस हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द वे ग्राफिकली रिप्रेजेंट बाई, तो वेलोसिटी का h के साथ रिलेशन बताना है आपको। तो अब एक बात ध्यान से समझिए, जब भी कोई बॉल नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो आपने फॉर्मूला क्या लिखना है, v² - u² इज इक्वल टू 2gh। अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, g अपोज कर रही है, तो ऑब्वियस है कि ये माइनस में होगा। ये u एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको राइट साइड भेजोगे तो v² की वैल्यू हो जाएगी u² - 2gh। तो सोचिए v² का h के साथ क्या रिलेशन है, नेगेटिव ऑफ h, इजंट इट, नेगेटिव ऑफ h, यानी कि v² का h के साथ कैसा रिलेशन है, तो नेगेटिव ऑफ h के साथ रिलेशन है। तो नेगेटिव ऑफ h, मैं पहले नीचे से ऊपर की बात करता हूं, ऊपर से नीचे वाले में भी बस यही होता है, बस वेलोसिटी नेगेटिव में चली जाती है। अब जब नेगेटिव ऑफ h होगा, यानी जो पैराबोला बनेगा नेगेटिव टाइम्स, यानी सैड पैराबोला बनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, ये सर नो। जो नीचे से ऊपर जाने का पार्ट है वो कैसा बनना है, कुछ इस तरीके का पार्ट बनना है, जहां जहां इस तरफ वेलोसिटी और इस तरफ हाइट h है। जब ये h हाइट तक क्रॉस कर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब अगर ये रेफरेंस यहां है, तो जब ये, ध्यान से समझिएगा, इस वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब वो यहां है बिल्कुल, तो उसके पास एक अच्छी खासी इनिशियल वेलोसिटी है, और जब ये h हाइट तक पहुंच जा रहा है या h/2 तक पहुंच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इजंट इट। यहाँ वेलोसिटी कैसी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। तो आप इस एक रिलेशन से भी प्लॉट कर सकते हैं कि क्या इसमें ऐसा हो रहा है, तो नहीं, इसमें नीचे की तरफ से ऐसा पैराबोला बन रहा है, तो नेगेटिव पैराबोला कुछ इस तरीके का होता है, तो ये भी नहीं है। ये ऐसा घूम के ये भी नेगेटिव दिखा रहा है लेकिन ऐसा जा रहा है, तो ये जीरो से शुरू करके वापस जीरो पे है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें तो स्ट्रेट लाइन है, इकलौता ये सही है। तो इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। हाँ, इसी में अगर ऊपर से नीचे आने का होगा तो ऊपर से नीचे में ज्यादा हाइट कवर करी है, एच कवर करा है, और क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहा है नेगेटिव की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अब ये ऊपर ना जाके नीचे की तरफ जाएगा और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो राइट आंसर इज D1। इसको आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। आप कहो तो मैं एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कि कॉमन सेंस आपका क्या कहता है। आपने मैथमेटिकल वे तो देख लिया, अब जरा कॉमन सेंस से देखिए कि सीन हो क्या रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो अब जाहिर है इसकी जो वेलोसिटी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइट आएगी उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ रही है। पर ये हाइट कहां से देखी गई है, ग्राउंड के, यहाँ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है, तो जब वो टॉप के ऊपर है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। जीरो मतलब जब वो h हाइट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, इन चारों में जीरो है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे h घट रहा है उसकी वेलोसिटी और बढ़ रही है, तो h घटते वक्त वेलोसिटी बढ़ेगी, वो भी नेगेटिव में, तो बढ़ेगी, वो भी स्क्वायर का सिंगल पावर के साथ रिलेशन है, तो होगा रिलेशन तो पैराबोलिक। रिलेशन कैसा होगा, पैराबोलिक। इसीलिए इस वाले रिलेशन को हमने क्या कर दिया, पहले ही काट दिया। क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। अब क्या है, जब वो बिल्कुल यहां पहुंच जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है नेगेटिव में, उसका अमाउंट मैक्सिमम है। तो इस ग्राफ में इन्होंने कहा है कि ये अमाउंट वापस आके जीरो हो जा रहा है। जब एच जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो, तो ये भी कट गया, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। अब बचे ये और ये, इसमें भी डिक्रीज होकर के वेलोसिटी वहां तक जा रहा है और इसमें भी। अब ये दोनों पैराबोलिक नेचर के ही हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ सटीक है, तो एक ये वाला नेचर है और एक ये वाला नेचर है। तो कॉमन सेंस से इस नेचर को जस्टिफाई कैसे करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार मैथमेटिक्स में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो कॉमन सेंस ज्यादा जरूरी होता है। तो अब थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात समझेंगे, समझिए बहुत काम का है। अब आपको कंफ्यूजन क्या है कि ये वाला या फिर ये वाला, 1 नंबर या 2, कौन सा करेक्ट माने। तो इन दोनों ग्राफ के बेसिक नेचर को थोड़ा समझिए। बेसिक नेचर कैसे, मैं इसके बेसिक नेचर के लिए थोड़ा अलग कहानी एक प्लॉट करता हूं। जैसे मान लिया ये वाला ग्राफ, तो मैं अगर इक्वल इक्वल टाइम फ्रेम बनाऊं, मतलब सॉरी एच का, एच और एच, तो ये ग्राफ क्या कह रहा है कि जो पहला एच है उसमें वेलोसिटी का चेंज ये वाला है डेल्टा V1, जो दूसरा एच है उसमें जो ये वेलोसिटी का चेंज होगा डेल्टा V2, और जो तीसरा है उसमें ये होगा डेल्टा V3। बताइए कौन सबसे ज्यादा चेंज, मतलब किस हाइट में वेलोसिटी का चेंज बहुत ज्यादा है। तो पहले वाले हाइट में, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पहली वाली हाइट पे वेलोसिटी का चेंज बहुत ज्यादा है। ये ग्राफ, क्या जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो स्टार्टिंग में सेम हाइट में वेलोसिटी का चेंज बहुत ज्यादा होता है, फिर उसी हाइट में कम और कम और कम। इसका मतलब ये वाला ग्राफ सही है, फर्स्ट वाला ग्राफ सही नहीं है। मैं थोड़ा और इलिबरेट करता हूं, क्योंकि आपने तो, चलो मुझे तो प्रैक्टिकली पता है। जैसे सपोज कि मैंने यहां से किसी बॉल को गिराया, कुछ हाइट था, सपोज 80 मीटर था या वॉट था, यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। चलिए मैं सबसे पहले 20 मीटर का रेफरेंस लेता हूं। अगर 20 मीटर कोई पार्टिकल नीचे आया और u जीरो है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 20 इंटू जी इंटू 2, तो 20 इंटू 20 √400। तो यहां जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, तो आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले 20 मीटर का देखिए, अगले 20 मीटर का मतलब अब पार्टिकल 40 मीटर ट्रेवल कर चुका है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू 40, तो 40 इंटू 20 800, और √800 होता है 26 27 के आसपास, 27 मान लीजिए, 30 तो 900 है, तो मतलब अप्रोक्स मान लेते हैं 28 मीटर पर सेकेंड। तो आप जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां u इज इक्वल टू 0, पहले 20 मीटर में जो चेंज है वो 20 का है, और जो अगले 20 मीटर में चेंज है वो 20 से 28 यानी 8 मीटर पर सेकेंड का है। कुछ समझ आया आपको।
शुरू में तो h हाइट में 20 का चेंज हुआ, लेकिन उसके अगले 20 मीटर में सिर्फ 8 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आप, वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। आप सोचिए ना, पहले वेलोसिटी कम है तो टाइम ज्यादा लगा होगा, इस पार्ट को कवर करने में टाइम कम लगा होगा। टाइम कम क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हाई हो चुकी है। और v माइनस यू इज इक्वल टू 80 के फॉर्मूले में आपने क्या पढ़ा है? चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू को चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 80। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या चेंज इन वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो वेलोसिटी का चेंज भी ज्यादा होगा, कम टाइम लगेगा तो वेलोसिटी का चेंज भी कम होगा। तो शुरू में मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इक्वल इक्वल हाइट वाइज सोच रहे हो तो देखोगे कि शुरू में उसी सेम हाइट में वेलोसिटी का चेंज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगा है, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी कम है। बाद में क्योंकि वेलोसिटी बहुत हाई हो चुकी है तो अगली डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम में वेलोसिटी का चेंज भी कम होगा। दिस आई मीन टू से। तो अगर वेलोसिटी का चेंज बाद में आगे कम होगा तो ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसे जाएगा, कम चेंज वेलोसिटी के, क्योंकि वेलोसिटी इस वाले पे है तो जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो कम कम होगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। जबकि इस वाले ग्राफ में तो उल्टा है, इसमें शुरू में कम है और बाद में धीरे धीरे वेलोसिटी का चेंज बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो ये वाला ग्राफ तो नहीं होगा, ये वाला ग्राफ करेक्ट ग्राफ होगा। तो ये एक कॉमन सेंस का तरीका था। आई होप कि आपको ये बात समझ आई। तो इस तरीके को भी कई बार अप्लाई करना होता है, आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आइए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मींस 2015 में आया था। और अलग अलग जगहों पे जब हाई लेवल क्वेश्चंस की बात होती है या थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी पार्ट की बात होती है तो इस क्वेश्चन की याद सबको जरूर आती है। तो चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा लेवल अप हो गया है 2025 में, तो नीट वाले भी इसको जरूर ध्यान से देखें। अब एक क्वेश्चन है, लिखा है 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ टू 40 मीटर हाई, इनिशियली स्पीड 10 and 40। मतलब मान लीजिए कोई चट्टान है और इस चट्टान के एज पे, ठीक है, से जो कि जिसकी की हाइट है कितनी, 240 मीटर, ठीक है जी। यहां से एक बॉल फेंका गया है 10 से और एक बॉल फेंका गया है किससे, एक बॉल फेंका गया है 20 से। अच्छा जी, 20 से, 20 का मतलब ऐसे। अब ये दो बॉल फेंके गए हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या बताना है, which of the following graph best represents the time variation of relative position। मतलब रिलेटिव पोजिशन का मतलब y2 माइनस y1, मतलब जो इसने ट्रेवल किया है और जो इसने ट्रेवल किया है, इनका जो गैप है दैट गैप रिक्वायर्स है टी टाइम के साथ, वो टाइम रिक्वायर है। मुझे एक बात बताइए, अगर y1 के लिए रिलेशन लिखना हो तो u1t और प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो लिखा जा सकता है। मतलब यहां जो लिखोगे वो लिखोगे y1 इज इक्वल टू, पहला है 10 तो 10t और माइनस g/2t²। क्या ये फर्स्ट रिलेशन लिखा जा सकता है? इसको हटा ही देता हूं, मोर रिलेशंस मोर कंफ्यूजन। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही अगर y2 के लिए इक्वेशन लिखो तो y2 के लिए जो इनिशियल स्पीड है वो 40 है, तो 40t और माइनस g/2t², इजंट इट। चलिए इसमें से इसको माइनस करिए, क्योंकि डेल्टा y पूछा है, y2 माइनस y1, तो 40 माइनस 10 यानी हो जाएगा 30t और g माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो g से g कट गया तो बचा डेल्टा y 30t। तो डेल्टा y का t के साथ कैसा रिलेशन हुआ, डेल्टा y का t के साथ कैसा रिलेशन हुआ डायरेक्टली, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यानी फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, चारों पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट, 8 सेकंड के बाद की कहानी यहां देखनी है। 8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट गेम। अच्छा अगर देखें तो क्या ये दोनों यहीं आ रहा है, ये भी यहीं आ रहा है, तो मतलब अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 240 है। अगर मैं देखूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये नीचे आ रहा है तब ये या फिर ये यहां से यहां तक कितनी देर में आ रहा है। अगर मैं जैसे पहले की बात करूं, पहले की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर पहला यहां से यहां कितनी देर में आएगा, अगर आपको कभी निकालना हो
y1, तो मैंने, पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं ध्यान है, कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे घूमता हुआ आए तो आप ना सेम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट वाले रिलेशन लगा सकते हो, जैसे y1 इज इक्वल टू u1t और प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये रिलेशन लगा सकते हो, बस आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप नीचे वाले को नेगेटिव मान रहे हो, नेगेटिव 240 इज इक्वल टू, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानोगे 10t, और जी तो नीचे ही लग रही है तो माइनस g/2, g/2 को 10/2 यानी 5t स्क्वायर लिख सकते हैं, इजंट इट? ऐसा लिखा जा सकता है। आप चाहो तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाओगे तो अब जो ये टाइम आएगा वो टाइम पूरा घूम करके आने का होगा। आप इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ तोड़ के भी निकाल सकते हो, ऊपर जाने का, फिर ऊपर से नीचे आने का, जाने का, फिर हाइट निकाल लो, फिर टोटल हाइट निकाल के, तभी भी टाइम उतना ही आएगा। इससे अच्छा आप सिंगल इक्वेशन में इसको सॉल्व कर लो। तो अगर ये माइनस इधर ले जाऊं तो हो जाएगा 5t स्क्वायर और माइनस 10t, ये सर नो, अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि ये तो माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, और इधर आके प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 240 आ जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करो तो टी स्क्वायर माइनस 2t, और अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, तो 5 तो 420 और 40 तो 45 इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये कहानी कहीं ना कहीं क्लियर है। नहीं, एक सेकेंड, 5 से काटेंगे तो 5 4 20 40 8 टाइम्स आएगा, सॉरी 8 टाइम्स। अब चाहो तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो ये तो सिंपल सिंपल ही दिख रहा है, टी स्क्वायर माइनस कितना 8t और माइनस या प्लस 60 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन लो लोगे तो आ जाएगा t माइनस 8, और यहाँ अगर प्लस 6 कॉमन लो लोगे तो t माइनस 8 आ गया ना। तो t की वैल्यू एक तो आ गई, t की वैल्यू प्लस 8 सेकेंड, और एक t की वैल्यू माइनस 6 सेकेंड, तो माइनस 6 तो लेंगे नहीं, प्लस 8 सेकेंड, यानी आप देख रहे हो 8 सेकेंड में तो ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां पहुंच जा रहा है, यहां बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर 8 सेकेंड में, यानी 8 सेकेंड ही इसकी जर्नी का टाइम है। 8 सेकेंड में ये कहां पहुंच चुका है, यहां। अब ये ज्यादा स्पीड से तो ये घूमता हुआ यहां आएगा, इसका मतलब जो 8 सेकेंड के बाद जो मूवमेंट होगी वो दोनों की नहीं होगी, वो सिर्फ किसकी होगी, सिंगल की। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है था वो, उसमें जब ये यहां पहुंच जा रहा है तो अगर टाइम 8 सेकेंड लिखें तो 8 इंटू 32 40 आता है। इसका मतलब जब ये वाला पार्टिकल ग्राउंड पे था तो ये वाला पार्टिकल इस हाइट पे होगा, इस वाला हाइट, जब ये यहां पहुंच चुका होगा तो इसका मतलब 8 सेकेंड तक तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, और उस 8 सेकेंड के बाद, क्योंकि 8 ही सेकेंड में ये वाला पार्टिकल ग्राउंड पर पहुंच चुका है, तो ये सिंगल पार्टिकल की मूवमेंट होगी, और सिंगल पार्टिकल की मूवमेंट का फॉर्मूला तो आप जानते ही, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस और नो? तो वाई का टी के साथ कैसा रिलेशन है, स्क्वायर पावर के साथ रिलेशन है। स्क्वायर पावर का मतलब पैराबोलिक रिलेशन है। अब पैराबोलिक ना तो ये है ना ये है, इसमें और इसमें चूज करना है। अब आपको पता ही है कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो शुरू में उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वो पोजीशन कम ट्रेवल करेगा, बाद में आके कम टाइम में बहुत ज्यादा पोजीशन ट्रेवल करेगा। तो शुरू में कम और बाद में ज्यादा का ऑप्शन कौन सा होता है? अगर कभी आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़े और दिखाना है कि शुरू में कम, यस और नो, तो देखिए इस तरफ क्या है, टाइम है। अब शुरू में कम और बाद में ज्यादा, मतलब अगर इस फ्रेम में टाइम है तो ऐसा कोई ग्राफ होगा तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। देख रहे हैं यहां से यहां तक पहुंच चुका है और शुरू में सिर्फ यहां से यहां तक पहुंच रहा है, तो ये वाला ग्राफ होगा पैराबोलिक में। ये वाला ग्राफ ये क्या दिखा रहा है, शुरू में डिस्टेंस ज्यादा, बाद में धीरे धीरे टाइम ज्यादा हो रहा है, डिस्टेंस कम चेंज हो रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा। फिर करेक्ट ग्राफ कौन सा हो जाएगा, दिस वन। तो आई होप आपको बात समझ आई। तो स्टार्टिंग में कोई मुश्किल नहीं था, बस एक ये वाली इक्वेशन निकाल के, टाइम निकाल के एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। वरना आप ये भी सोच सकते हो कि 10 वाला तो आके रेस्ट पे ही आ जाएगा, जो फाइनली बाद में जो 40 वाला आएगा, जब ये रेस्ट में आ चुका होगा, ग्राउंड से टकरा चुका होगा, तब तो सिंगल पार्टिकल का ही चलेगा फ्रेम। तो सिंगल पार्टिकल में जो ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो पोजीशन टाइम का ग्राफ तो ऐसा वाला होता है, तो सीधा सीधा ये वाला चूज कर सकते थे। तो इसमें बहुत सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। लेकिन खैर अच्छे क्वेश्चंस में से एक ही कहा जाता है। तो आई होप आपको सारी बातों की क्लैरिटी मिली। और है क्या?
देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, इफ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड 10। अच्छा, ये यूसीएम का क्वेश्चन है, वैसे तो आपके काम का नहीं फिलहाल, पता नहीं आपने इसको पढ़ा है कि नहीं। आगे आने वाले टाइम में एक रिलेशन पढ़ोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें आप देखोगे ए का आर के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक सी वाला है। तो खैर ये क्वेश्चन अभी नहीं, जब आप यूसीएम पढ़ेंगे उस वक्त के रिलेशंस में ये आएगा। तो मेनली जो हमारा पार्ट था वो यहाँ तक था। आई होप आपको इस बात की प्रॉपर क्लैरिटी मिली कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या करने हैं। तो ये 6-7 क्वेश्चंस मैंने ग्राफ बेस्ड रखे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिलेटिव मोशन इन 2D की बात 1D की बात करूंगा। रिलेटिव मोशन इन 1D एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन सीरीज भी आ रही है, 5-7 अलग से भी मैं क्वेश्चन डालूंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की चीजें समझ आई। तो ठीक है, आप क्वेश्चंस लगाते रहिए खूब सारे, और अच्छी प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। बाय, टेक केयर।